एसेंशियल टॉप 20 क्वेश्चन फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। आप चेक कर पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं। तो दोस्तों माय नेम इज CY कंसेप्ट। जो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, CY कंसेप्ट की तरफ से एसेंशियल टॉप 20 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आप चाहे यूटी हो चाहे आपका टर्म 1 एग्जाम हो, वो ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं वो इस PDF में आप देख पा रहे होंगे। ये PDF का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। प्रॉपर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जितने भी टर्म 1 के अंदर एग्जाम में जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनको ले करके प्रॉपर आपको दिया गया ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओ और अच्छे से स्कोर कर पाओ। आगे बात समझ। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते प्रॉपर वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे होगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज अर्न मनी, यानी जो आप वेल्थ के लिए काम करते हो, पैसे के लिए काम करते हो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन एम टू जनरेट गुड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट, यानी मोर एंड मोर प्रॉफिट आपका क्या होना, अर्न करना। एग्जाम्पल है जैसे भाई फैक्ट्री में काम कर रहा है जो आदमी, कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, टीचर जैसे मैं स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, मेन प्रॉफिट क्या है, मोटिव अर्निंग प्रॉफिट। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं किसके, इकोनॉमिक्स के। जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आप सिंपैथी के लिए, प्यार के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं होती। द मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी मन की शांति होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो पुजारी वगैरह जो उतने भी होते हैं, पास्टर्स वगैरह जितने भी पंडित हैं, ये क्या करते हैं, मन की शांति के लिए काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं। गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे होते हैं। ये सारी किसके है, नॉन इकोनॉमिक। एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर आवर फैमिली, यानी कोई घर की औरत है जो कि क्या करती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। क्या आपकी मम्मी लोग आपसे पैसा चार्ज करते हैं खाने के लिए? नहीं, क्योंकि क्या करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बिजनेस होता है, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। वो समाज के लिए भी काम कर रहा होता है। कैसे? सबसे पहला क्वालिटी गुड सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कम कीमतों पर अच्छा गुड्स प्रोवाइड करना। अवॉइड करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि भाई कम तौलना, कम मापना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ भी बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आसपास के लोगों को, उसी कंट्री के लोगों को क्या दे रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो उसको जॉब दे रहे हो काम करने के लिए ताकि वो पैसा कमाए। ठीक है। अगला, व्हाट आर एक्सेलरी टू ट्रेड एंड इट्स कंपोनेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे फाइनल हो चाहे टर्म 1 में हो, ये यूटी में ज़रूर टीचर पूछता। ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब क्या होता है? वो सारी सर्विस जो कि बिजनेस को प्रोडक्शन बनाने में, रॉ मटेरियल बनाने में, बेचने में, सारा का सारा उसके अंदर सारा प्रोसेस आ जाता है। दैट इज योर ऑल ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको एक जहाँ स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, तो वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा प्रोडक्ट मान लो बन गया है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ दिल्ली में प्रोडक्ट, मेरे को बेचना मुंबई में, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगला आता है बैंकिंग फाइनेंस। बिना बैंकिंग फाइनेंस के कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए डेली बेसिस पे खर्चा होता है, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, जो कि हमें बैंकिंग इंडस्ट्री या सेक्टर से मिल जाता है। इंश्योरेंस, जितने भी बिजनेस रन होते हैं, बड़े लार्ज क्वांटिटी में सामान बना रहे, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इस चीज़ का इंश्योर करते हैं कि वो इंश्योरेंस करा के रखे बिजनेस का। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा है कि भाई आप इंश्योरेंस इसलिए कराते हो फॉर द सेफ्टी ऑफ फ्यूचर, यानी जो भी आप सामान आपके पास अवेलेबल है आज, कल उसमें आग लग जाए, चोरी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, ये ना हो, इसलिए इंश्योरेंस कराते हैं। फोर्थ आता है दैट इज़ वेयर हाउसिंग, जहाँ पर आप सामान को सही सलामत रखते हो स्टोर करने के लिए, ताकि जैसी डिमांड आए उस प्रोडक्ट की आप मार्केट में उसको अवेलेबल करा सको। ठीक है। जैसे इस टाइप का आपने टर्म जरूर पढ़ रखा होगा, बफर स्टॉक, क्लास 11 10th के अंदर सिस्टम में पढ़ के आए होगे। उसी तरह से वेयर हाउस का काम होता है। अगला और लास्ट आता है एडवर्टीजमेंट। बिना एडवर्टीजमेंट के कोई भी इंडस्ट्री अच्छा खासा मतलब रीच नहीं ले पाती। अरे बात समझ, जब तक आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा आप उसको खरीदोगे ही नहीं। अरे ये बात समझ। जैसे आपको पता है कि एप्पल के फ़ोन अच्छे होते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपने कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा लोगों के द्वारा, ये सारा एडवर्टीजमेंट के थ्रू हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी इनके बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता। क्वेश्चन 4, अगेन PDF का लिंक बायो में मिल जाएगा।
क्वेश्चन 4 अगेन जैसे हमने बात करी कि ज़रूर आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, मिस्टर मीना इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, शी गेट 70,000 पर मंथ एज अ रेमोरेशन, दैट मीन्स सैलरी। मिस्टर कुणाल इज अ फार्मर प्रोड्यूसिंग 20 क्विंटल्स ऑफ wheat of his own consumption and 20 quintals for sale. Teaching in a college, Mr. मीना रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। नीचे वाले की आप क्वेश्चन को पढ़ करके ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चले बच्चों को कुछ समझ वगैरह आ रहा है। चलो अगला करते क्वेश्चन 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का एक डिफरेंस ज़रूर आपको देखना है। बहुत सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बाकी लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बट बाकी आप साथ के साथ पढ़ लोगे एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे ये देख रहे होगे और एग्जाम टाइम पे आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो नेम क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड लगता है जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, यहाँ पर पब्लिक में एलटीडी ऐड किया जाता है। नंबर्स ऑफ मेंबर की बात करें, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर की बात करें, 2 डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 3। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो स्टार्टिंग चाहिए होती है 1 लाख या 5 लाख। इन्विटेशन टू पब्लिक, यहाँ पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता कि उसके शेयर्स बाय कर सको, बट पब्लिक के अंदर आप कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर नो फ्रीडम, यानी आप प्राइवेट किसी थर्ड पर्सन को, किसी पर्सन को अपने कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कर सकते हो पब्लिक कंपनी के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, सचिन फादर्स Mahesh was running a small shop selling accessories such as artificial jewelry, hair caps, ये सारी बेचता है, ठीक है। Over the past couple of the month, he has been facing problem in managing due to increased demand of its item, यानी उसको दिक्कतें हो रही हैं कि उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है। Although Sachin also helped his father, but they both failed to attend all the customer due to space constraint, यानी जगह की कमी हो रही है। No availability of required finance act as a hindrance in expanding their business, यानी पैसे की दिक्कत हो रही है। His father joined hands with the Raja, his father's friend, to solve the problem. His father agreed and entered in an agreement with the Raja in a writing contain various terms and conditions. तो यहाँ पर पूछ रहा होगा, which form of business or organization does Mahesh form with the Raja? कौन सा बिजनेस बनाया? तो ये बेसिकली क्या आ जाता है? पार्टनरशिप। Which document contain the written agreement, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। In which form of business organization Sachin helps his father to attend customer? कौन सा फॉर्म हो जाता है? वो पार्टनरशिप के अंदर ही आ जाता है, यानी जहाँ पर उन्होंने रिटर्न में उस चीज़ को टर्म्स एंड कंडीशंस लिख ली होगी। 7वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज इन द फॉलोइंग केसेस वेयर गवर्नमेंट विशेज टू ब्रिंग इट्स ओन एंटरप्राइज सो दैट इट कैन बी कंपेट विद प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो कॉम्पिटिट कर सके किसके साथ? प्राइवेट कंपनी के साथ। अगला है, एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड स्पेशल पावर टू फुलफिल पर्टिकुलर पर्पस फॉर सोशल कॉज, यानी जहाँ समाज के लिए काम कर रहे हो। अगला आता है, एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी एंड कंट्रोल मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक इंटरेस्ट। इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करके बताएं, नहीं आएगा तो जरूर हम आपके लिए बताएंगे एक वीडियो के अंदर। अगला ये आंसर देख पा रहे होगे आप। चलो, व्हाट इज दी एमएनसी एंड सम फीचर्स? एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? बहुत प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी जो कि एक नेशन में हो करके डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है, बेच रही है। उसकी छोटी छोटी यूनिट्स भी मिल जाएंगी। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ह्यूज कैपिटल लगती है यहाँ पर। इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं कि भाई इंडिया बाहर हर कंट्री में ये पाया जाता है। तीसरा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, मेन जो होगा इनका हेड एक ही जगह होगा। फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी बाहर की कंट्री इससे जुड़ करके पैसा करती हैं, क्या इन्वेस्ट कर रही होती है, और एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री में ये पाया जाता है। बहुत प्यारा सा एमएनसी के बारे में, इसके जरूर क्वेश्चंस एंड फीचर्स करके जाओ। अगला, व्हाट इज ट्रिपल पी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है भाई? इट मीन्स अ एंटरप्राइज इन विच प्रोडक्ट और सर्विस फाइनेंस ऑपरेटेड बाय अ पार्टनरशिप, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट मिल करके एक पार्टनरशिप बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, रोड, रेलवे एंड टोल ब्रिज बनाने के लिए जब पब्लिक और प्राइवेट मिल जाते हैं। हॉस्पिटल बना रहे हैं, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, ये सारे एग्जांपल है ट्रिपल पी के। अगला आता है बच्चे, अ कंपनी हैज टू ट्रांसफर 3 लाख एंड 1 लाख टू द शॉपकीपर इन अदर सिटी अर्जेंट बेसिस, विच बैंकिंग सर्विस शुड बी अवेल्ड बाय कंपनी? तो यहाँ पर आरटीजीएस और नेफ्ट की बात हुई है,
तो इसके बारे में बता देता हूँ। जब 1 लाख आपका रेफर 3 लाख ट्रांसफ़र करने तो RTGS और NEFT 1 लाख के अंदर, इसको ज़रूर याद रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसका 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से। आपको कुछ मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, इसमें से 4, टोटल 7 से 8 प्रिंसिपल्स हैं, आपको ये 4 करके जाओ। पहला आता है एटमोस्ट गुड फेथ। ये क्या कहता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस आपको नहीं छुपानी। मान लो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो, कोई बीमारी को छुपा रहे हो, तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगा जब अगर आपकी डेथ होगी उस पर्टिकुलर डिजीज से या बीमारी से। आगे बात समझ। तो एटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है, जो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी रिलीवेंट फैक्ट्स होना चाहिए, अपने इंश्योरी को ज़रूर बताना है आपको। अगला है इंडिमिनिटी। क्या कहता है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। यू हैव इंश्योर्ड योर गुड्स ऑफ 1 लाख एंड गुड्स कॉस्टिंग इज 60,000 वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। इन्हें 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था बच्चों आपने, 60,000 का डूब गया, कंपनी विल पे ओनली 60,000। आ रही बात समझ। कंपनी आपको 60,000 ही पे करेगी जितने का नुकसान हुआ। यहीं पर ही मान लो 1 लाख से ज़्यादा हुआ होता, देन अगेन कंपनी विल पे ओनली 1 लाख रुपीज़। आई बात समझ। जैसे इन केस गुड्स अगर डूब गए 1.5 लाख के तो 1 लाख ही पे करेगी, दैट इज इंडिमिनिटी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अर्न नहीं कर सकते इंश्योरेंस से आप, ठीक। अगला आता है कंट्रीब्यूशन, जो कि बहुत सिंपल सा कहता है, अगर आप अपनी कंपनी का इंश्योरेंस डिफरेंट कंपनी से करा लेते हो तो भाई जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस कराया होगा उसी रेशियो में कंपनी आपको पे करेगी। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। मान लो ABC कंपनी है, हमने 1 से 6 लाख का, 1 से 4 लाख का, 1 से 2 लाख का इंश्योरेंस कराया। मेरी कंपनी को मेरे को 7 लाख का लॉस हो गया, तो भाई ये कंपनी क्या करेगी, जितने का इंश्योरेंस कराया था, यानी 6, 4, 2, इसी का रेशियो निकालेगी, 3, 2, 1, इसी में 7 लाख बांट कर, मतलब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी धीरे धीरे, छोटा छोटा अमाउंट देंगे तीनों। ये नहीं कि सबसे मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले लूँगा, ऐसा नहीं, या पूरा अमाउंट दे देंगे, नहीं भाई, जितने का इंश्योरेंस था उसके हिसाब से जो भी रेशियो बनता है वो ही देंगे, ठीक। अगला है सबोगेशन। क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से। अ कार फुल्ली डैमेज बाय एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द इंश्योरेंस अमाउंट इन इंश्योर्ड देन इंश्योरेंस कैन नॉट बी हैव ओनरशिप राइट ऑफ द कार। यानी आपने किसी कार का इंश्योरेंस कराया जो कि टोटली एक्सीडेंट में डैमेज हो गई। अब यहाँ पर कभी कभार कोई लोग सोचते हैं जो इंश्योरेंस कराते हैं कि जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका देखो क्लेम तो मिल गया, आप चाहोगे कि जो बचा हुआ गार्बेज है, यानी जो भी बच गया पुर्जा बेच करके पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। उससे आपकी ओनरशिप, मालिकाना हक हट जाता है। अब कौन, कंपनी उसको ले जाएगी, कबाड़े के भाव बेचे जाए, कुछ भी करे, कंपनी का राइट है, आपका नहीं। आगे बात समझ। अभी तक वीडियो में बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि गर्मी में प्रॉपर ये वीडियो बन रही होगी, आप देख पा रहे होगे, ठीक। ऐसी क्वेश्चंस करते रहेंगे और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द ई बिजनेस एंड गिव सम बेनिफिट्स। ई बिजनेस क्या है, जब आप कोई भी बिजनेस क्या करते हो, ऑनलाइन बेसिस पे कर रहे हो, जहाँ पर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड रीच है, मिडल मैन्स को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, बहुत कम पैसा लगता है, पेपरलेस सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है तो ऑनलाइन अपडेट करो, दैट्स इट। ऑफलाइन में आपको एक प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, कॉस्ट आता है, ये सब बच जाता है। ये ई बिजनेस का एक क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेडिशनल और ई बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिशनल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर्म करना, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सिंपल होता है आपका ई बिजनेस। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल में रिक्वायर्ड होता है, ऑनलाइन में नहीं चाहिए। लोकेशन की बात करें, कहीं ना कहीं लोकेशन चाहिए होता है, एनीवेयर ई बिजनेस चला सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेटिंग पर मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत हाई होता है, इसका लो होता है। इन वर्ड्स को ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, प्रॉपर लाइन में लिखना कि इट इज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इज वेरी हाई, इस टाइप से। आगे बात समझ, उसमें लो। अगला ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगेन इसमें हाई होती है, इसमें कम होता है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट बात करते हो या डायरेक्ट बात करते हो अपने कस्टमर से। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, बहुत गैप्स होते हैं और यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना होता है, टॉप मिडल लोअर। यहाँ डायरेक्ट बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, लॉन्ग लगता है, यहाँ पर इंस्टेंट मिलता है, क्योंकि आप रिप्लाई वगैरह दे सकते हो चैट्स वगैरह में, क्योंकि आप लोगों को बैठा के रखते हो, कोई दिक्कत। अगला 13 क्वेश्चन 14, व्हाट आर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक 6 चैप्टर है। डिफरेंट ग्रुप से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत प्यारा और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आना है ही आना। तो हमने एक प्रॉपर चार्ट दे रखा,
जिसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर रखी है। कंज्यूमर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ऑल इंटरेस्टेड ग्रुप जो 5 होते हैं उन सब के लिए लिख रखी है, तो ज़रूर इसको पढ़ लें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, अच्छी इन्वेस्टमेंट देना, सेफ रखना उसके इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन बना के रखना और उसको सेफ गार्ड देना कि उसकी एसेट सेफ है। वर्कर्स के लिए बाई कंपनसेशन प्रोवाइड करो, टाइम से वर्किंग कंडीशन अच्छी दो और डेवलप करो एक ऐसा बिलोंगिंग जो उनको जोड़ करके रखे। कंज्यूमर्स के लिए रीजनेबल प्राइस में सामान दो, बेस्ट क्वालिटी दो और नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहो। अगला, गवर्नमेंट के लिए हॉनेस्टली टैक्स पे करो, कोई भी इंफॉर्मेशन मत छुपाओ और अवॉइड करो करप्शन वगैरह रिलेटेड चीज़ें। कम्युनिटी के लिए आप उनको क्या करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने दो और ऐसा प्रोडक्ट ना बनाओ जो कि उनके इन्वायरमेंट को ख़राब करे। और प्लस में टू लिफ्ट अप द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जहाँ पर सोसाइटी कमज़ोर है उनको बढ़ावा दो। अगला आता है सप्लायर्स, उनके लिए टाइम टू टाइम उनकी पेमेंट करो और अडॉप्ट करो फेयर डीलिंग विद द सप्लायर्स। एंड लास्ट, इम्प्रूव करो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फिर आता है भाई अगला क्वेश्चन, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में एक बहुत प्यारा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो डिविडेंड पेड किया जाता है, यहाँ पर प्रायोरिटी पहले प्रेफरेंस को दी जाती है। वोटिंग राइट्स यहाँ पर फुल मिलते हैं, प्रेफरेंस में नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस में जस्ट एक आप पैसा दे देते हो, दैट्स इट, आपको बता दी जाएगा इतना ही मिलेगा। इक्विटी में आप ओनरशिप होती है आपकी, प्रेफरेंस में नहीं। रिस्क की बात करें, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लेस होता है। रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट तो कम। प्रेफरेंस में आपका फिक्स्ड होता है, जितना बोला उतना ही देंगे। कंट्रोल की बात करें, यहाँ कंट्रोल करते हो मैनेजमेंट को, यहाँ नहीं करते। लास्ट के 4 क्वेश्चन करते हैं, देन चैप्टर को फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक बायो में मिल जाएगा, इस PDF का डाउनलोड कर लेना। ऐसी वीडियोस और लाएंगे अभी हम, और MCQ क्वेश्चंस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगला है, मधु लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट फॉर चिल्ड्रन। इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट। ठीक है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन अ कंपनी। इट बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इट हैज मैनी शेयर होल्डर वो रिसीव फिक्स डिविडेंड रेगुलर, यानी कौन है, प्रेफरेंस है। Mon is one of the such shareholder. Which type of share Mon holds? किस टाइप का प्रेफरेंस है, ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत, क्लियर। अगला, डिफाइन सेटअप एक्सप्लेन वेरिएंस स्कीम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन आप याद करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ बताने को नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है, Harish invested 50 lakh in a plant and machinery to manufacturing plastic toys. According to MSME Act, in which category does his enterprises falls? तो कहाँ पर आएगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, अमाउंट 25 लाख का होना चाहिए, एक्सीड 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 लाख के बीच में होना चाहिए। मीडियम की बात करें तो 5 करोड़ से 10 करोड़, ये अमाउंट्स चेक करके आप बता सकते हो। ठीक, तो 15 लाख किसके अंदर आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा होगा। What kind of activities are performed by wholesaler? जो होलसेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ में सामान को खरीद के रख लेते हैं स्टॉक करके। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, गुड्स अवेलेबल रखते हैं हमेशा, मार्केटिंग को गुड्स अवेलेबल प्रोवाइड करते हैं, सेल प्रमोशन देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, उधार देते हैं, सारा रिस्क यही बियर करते हैं अगर मान लो उनका सामान नहीं बिका, और सारे प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं और रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है। तो कोई से भी 3 से 4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम बचा दिया। ऐसी वीडियोस अकाउंटेंसी के लिए भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के लिए आएंगे। करना क्या है, कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।